अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको एक दफ़ा फिर से डियर जोलॉजिस्ट में वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम किस तरह हल करते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मेथड और इसकी एक एग्जांपल। विच इज़ मलेरिया। तो इसमें हम बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी करेंगे, इसके डिफरेंट स्टेप्स को हम स्टडी करेंगे और इसकी एक एग्जांपल है मलेरिया, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सबको पता है, जो साइंस है, साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज। which is derived from observations and experiments. Science is a systemized knowledge which is derived from observations and experiments. इसे हम मुशाहदात और तजुर्बात के ज़रिए हासिल करते हैं। वो जो इल्म है उसे हम साइंस कहते हैं। साइंस का जो इल्म है वो हमें नेचर में होने वाले जो रूल्स हैं कि नेचर किस तरह ऑपरेट होती है, उसके मतलब हम ये इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसके बाद है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड हम किस लिए यूज़ करते हैं? हम बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? डिफाइन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम और क्वेश्चन रिलेटेड to living things is called a biological problem. कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन जो कि लिविंग थिंग्स के रिलेटेड हो उसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब इंसान शुरू से एक बायोलॉजिस्ट रहा है। कैसे? अब शुरू में वो एक हंटर था जिसके थ्रू उसे एनिमल्स के बारे में पता चला, इनके बिहेवियर के बारे में पता चला, इनके हैबिटेट के बारे में पता चला। ठीक है, जैसे जैसे उसने तरक्की की उस तरह उसके बिहेवियर, एनिमल्स के और उसके हैबिटेट के बारे में पता चलता गया कि वो किस नौइयत के हैं। इसी तरह प्लांट्स के बारे में उसे पता चलता गया, कौन सी चीज़ें एडिबल हैं, कौन सी चीज़ें नॉन एडिबल हैं। ठीक है, तो इंसान एक शुरू से एक बायोलॉजिस्ट रहा। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, उसमें जो सबसे पहला स्टेप है उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। जो सेकंड स्टेप है, नहीं, फर्स्ट स्टेप है, उसे हम कहते हैं रिकॉग्निशन। ऑफ ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।
जो सेकंड स्टेप है उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। जो थर्ड स्टेप है उसे हम कहते हैं फार्मूलेशन ऑफ ए हाइपोथेसिस। जो फोर्थ स्टेप है उसे हम कहते हैं डिडक्शंस। फिफ्थ स्टेप जो है उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। सिक्स जो पॉइंट है उसे हम कहते हैं समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। सेवंथ पॉइंट है इसका कंक्लूजन्स या फिर रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। ये स्टेप्स हैं इन्वॉल्व होते हैं जो कि बायोलॉजिकल मेथड में हम यूज़ करेंगे। इसके मुताबिक हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इन सब स्टेप्स को हम वन बाय वन डिटेल के साथ पढ़ते हैं अभी। जो पहला स्टेप था रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। इसकी डिफाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एनी प्रॉब्लम और क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसका जो क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है, वो किसी भी बायोलॉजिस्ट के किसी भी साइंटिस्ट के जहन में खुद आ सकता है या उनसे कोई पूछ सकता है, ठीक है, या कोई उनसे पूछ सकता है कि इसके रिलेटेड कोई भी चीज़। तो इससे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आगाज़ होता है, एक क्वेश्चन उभरता है। अब इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगला जो स्टेप है उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस, अच्छा ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? मुशाहदात। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट जो पहले से मौजूद डाटा है इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के रिलेटेड उसे स्टडी करेगा, या फिर वो खुद अपनी ऑब्जर्वेशन करेगा, खुद स्टडी करेगा, अपनी नए सिरे से आगाज़ करेगा। जो पहले से मौजूद डाटा है वो उसे भी स्टडी करेगा। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हैं ये 5 सेंसेस के ज़रिए की जाती हैं। 5 सेंसेस ऑब्जर्वेशंस आर मेड बाय 5 सेंसेस। इनमें आता है हियरिंग, विजन, टच, स्मेल, एंड टेस्ट। सुन के, देख कर, छू कर, सूंघ कर और चख कर, टेस्ट करके, ये जो 5 सेंसेस हैं इसके ज़रिए को भी बायोलॉजिस्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस बनाता है। आगे जो ऑब्जर्वेशंस हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस विद एग्जांपल्स, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक जो ऑब्जर्वेशन है उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, और जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है उन्हें हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। दो तरह की ऑब्जर्वेशन आ गई, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट, आर मोर प्रेफर दैन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। हाउ, कैसे?
जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हैं उन्हें हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं, ज़्यादा ठीक करेक्ट मानते हैं बरक्स क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के। इसकी हमें एक मिसाल के साथ समझ आएगी। जैसा कि बुक में एग्जांपल दी गई है कि वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर is colder than boiling point, के जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो बॉइलिंग पॉइंट से कम है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा है और फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम है। ठीक है, ये है एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की इसकी जो दूसरी एग्जांपल है वो है 1 लीटर of water is heavier than ethanol, कि जो 1 लीटर है पानी का वो एथेनॉल के 1 लीटर से भारी है। ये है इसकी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि इसमें बिल्कुल एक्यूरेट नंबरिंग के साथ डाटा जो फ्राहम किया जाता है। ऐसे कि जब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अब इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब इसमें बिल्कुल एक्यूरेट बताया गया है कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 0 degree centigrade and boiling point is 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें नंबरिंग के साथ बिल्कुल शो किया गया है, बिल्कुल क्लियर किया गया है कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसमें इन्होंने बताया है कि 1 लीटर जो पानी का है वो ज़्यादा भारी है एथेनॉल के 1 लीटर से। इसमें नंबरिंग के साथ बिल्कुल डाटा जो क्लियर बताया गया है वो ये है कि वेट ऑफ वाटर इन 1 लीटर इज़ 1000 ग्राम्स, कि जो पानी का वेट है 1 लीटर में वो है 1000 ग्राम, और जबकि एथेनॉल का जो वेट है वो है 789 ग्राम्स। दैट्स वाई वाटर 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर दैन 1 लीटर ऑफ एथेनॉल। इसलिए इस वजह से इन दो एग्जाम्पल से ऑल्सो आपको समझ आ गई हो कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशंस के बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो है फार्मूलेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस। कि एक हाइपोथेसिस की फार्मेशन कैसे होती है। अच्छा, हाइपोथेसिस कहते हैं किसे हैं? ये एक जनरल स्टेटमेंट होती है किसी भी ऑब्जर्वेशन जो हमने की है, एक्वालॉजिस्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस की हैं, जो डाटा इकट्ठा किया है उसने, उसको एक सिंपल एक स्टेटमेंट में लिखना, हम उसे हाइपोथेसिस कह देते हैं। जो बुक में इसकी डिफाइन है वो है कि टेंटेटिव explanation of observations is called hypothesis। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। या फिर हाइपोथेसिस उसे कहते हैं जिसको हम डिस्प्रूव भी कर सकते हैं, इसको हम गलत साबित भी कर सकते हैं, जो कि गलत भी हो सकती है। ऐसी स्टेटमेंट जो गलत भी हो सके, जो ठीक भी हो सके, एक जनरल स्टेटमेंट होती है, इसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं,
ये एक जनरल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, एक टेंटेटिव आइडिया होती है। ठीक है, टेंटेटिव कैसे कहते हैं, किसी चीज़ की आजमाइश करना। टेंटेटिव आइडिया होती है, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए ये। ठीक है, सिंपल, और ये टेस्टेबल हो, इस पे हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, इसको हम डिस्प्रूव कर सकें। ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जो मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, एक हाइपोथेसिस की, एक जनरल स्टेटमेंट की फॉर्मेशन। ये एग्जांपल के साथ हम आगे पढ़ेंगे तब हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी इसकी। ये है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाने के लिए बड़ी ही एहतियात के साथ एक जनरल स्टेटमेंट बनाना, ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस बनाना। इसके बाद जो अगला स्टेप है आफ्टर हाइपोथेसिस, वो है डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या होती हैं? डिडक्शन होती है कि द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए हाइपोथेसिस। अगर जो हमने हाइपोथेसिस पेश की है, जो हमने उसका कोई लॉजिक है, ठीक है, तो उसके हम अगर एक हाइपोथेसिस की लॉजिक है तो हम उसको डिडक्शन बना लेते हैं। डिडक्शन बनाने के लिए हमें ना किसी भी हाइपोथेसिस को बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही मानना पड़ता है। ठीक है, इसमें हम बाद में मुख्तलिफ मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि रीजनिंग के मेथड। इस तरह के मेथड हम यूज़ करके डिडक्शंस को बनाते हैं। इसमें मेथड यूज़ होगा इफ़ एंड देन का। अच्छा, ये हम ना एक एग्जांपल लेते हैं इसकी, फिर उसके साथ हमें इसकी क्लियरली समझ आएगी डिडक्शन। अच्छा, फॉर एग्जांपल कि साइंटिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट है, उसने एक हाइपोथेसिस दी है। उस हाइपोथेसिस से हमने डिडक्शन को बनाना है इफ़ एंड देन के मेथड से। तो हाइपोथेसिस उसने जो पेश की है वो ये है कि ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। ये एक हाइपोथेसिस दी है कि तमाम जो प्लांट सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियस है। अब इसे हम डिडक्शन कैसे ड्रा करेंगे, वो ऐसे हम करेंगे, इसमें इफ़ एंड देन का। अब सारे के जो बायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सारे प्लांट के सेल जो हैं कितने सारे ट्रिलियंस के हिसाब से होती है, उन्हें तो वो स्टडी नहीं कर सकते। हर एक सेल के अंदर वो किस तरह पता चलाएंगे कि न्यूक्लियस है। अब उसकी एक डिडक्शन बना लेंगे। कैसे कि इफ़ plates of grass have nucleus, then each will have the nucleus। अगर ग्रास प्लेट्स के अंदर न्यूक्लियस है तो बाकी जो सारे ग्रास प्लेट्स होंगे, अगर कुछ ग्रास प्लेट्स को हमने स्टडी किया है तो उसमें हमें उनके साइज के अंदर न्यूक्लियस मिले हैं। तो अब जो सारे के सारे जो ग्रास के प्लेट्स होंगे, जो ग्रासेस होंगी, जो प्लांट्स होंगे, उनमें हम कंसिडर कर लेते हैं कि उनमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, इफ़ एंड देन ये मेथड कि अगर ग्रास के कुछ जो प्लेट्स हैं उनमें अगर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है तो सारे जो ईच विल जो सारे प्लांट्स हैं उनके अंदर भी न्यूक्लियस होगा। ये इसकी डिडक्शन है, इसकी एग्जांपल है डिडक्शन की। ठीक है, आप समझ आ गई जी स्टूडेंट्स। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंटेशंस।
अच्छा, स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटेशन मतलब तजुर्बात। एक्सपेरिमेंटेशन जो स्टेप है इसमें जो हमारे पास डिडक्शंस होती हैं, हाइपोथेसिस जो होती हैं हमारे पास, उन पे हम तजर्बात करते हैं। जो साइंटिस्ट हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, तो वो तजर्बात करते हैं ये देखने के लिए ये ट्रू है या नहीं है। अगर ये जो भी जो हाइपोथेसिस है, जो अगर वो ट्रू हो जाए तो उसको बड़ी ज़्यादा उसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है, उस पर टेस्ट किए जाते हैं उसको गलत साबित करने के लिए। तो अगर वो इसके बावजूद अगर एक टेस्टिंग के बाद, एक्सपेरिमेंट्स के बाद कोई भी हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हो जाए, वो फॉल्स ना हो, तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और अगर वो ट्रू ना हो तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। किसी भी हाइपोथेसिस की जो अप्रूवमेंट है, मतलब कि अगर उसको एक्सेप्ट किया गया है तो वो एक काफ़ी जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करती है, उसके साथ नई नई राहें खुलती हैं, उसके साथ जो मज़ीद ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स के काम चलते हैं, नई नई चीज़ों का पता चलता है एक हाइपोथेसिस के ठीक होने के बाद। तो ये है एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा, कि एक्सपेरिमेंट जो एक है हमारे पास स्टेप, इसमें क्या क्या चीज़ें की जाती हैं एक्सपेरिमेंट्स के, इसको किसी भी हाइपोथेसिस को, डिडक्शन को सही या गलत साबित किया जाता है। अब अगर एक हाइपोथेसिस जो है वो ठीक साबित हो जाए तो उसका जो उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको समराइज़ किया जाता है। ठीक है, जो स्टेप है, छठा स्टेप है, वो है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। रिजल्ट्स की एक समरी बना देना। जो बायोलॉजिस्ट जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उनकी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनका जो भी डाटा होता है उनकी एक समरी वो बनाते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए वो डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं, वो कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयरिंग मेथड होते हैं इनके, एवरेज निकालते हैं उसकी। ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए ये अपने जो रिज़ल्ट्स हैं उनकी एक समरी बनाते हैं। अब जब इनके पास जो समरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद इनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको वो रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट्स। रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट्स। अच्छा, रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट जो है ये ना एक बड़ा एक अहम इनका स्टेप होता है कि जो इनका जो रिज़ल्ट्स है उसको ये रिपोर्ट कैसे करेंगे, अब लोगों तक ये कैसे पहुंचाएंगे। इनकी नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं जिनमें ये अपने एक्सपेरिमेंट्स को पेश करते हैं। ठीक है, ये बुक्स अपनी लिखते हैं, उनको शाया करते हैं, ये बुक्स प्रिंट करते हैं। उसके बाद जो साइंटिफिक जर्नल्स, ठीक है, ये सेमिनार्स करते हैं इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो ये एक बड़ा एक अहम स्टेप होता है। जो भी जैसे इनका जो इनकी जो एक्सपेरिमेंटेशन का जो डाटा है वो आगे पहुंचता है, आगे जो बायोलॉजिस्ट होते हैं अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट होता है वो अपने नॉलेज को वेरीफाई करता है। तो ये था इनका जो आखिरी स्टेप था, रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट्स। तो आज का जो टॉपिक था उसमें हमने यही स्टडी किया है कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस के बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस के बाद हम उनसे डिडक्शंस डिरा करते हैं, जिनमें रीजनिंग का मेथड यूज़ होता है, मतलब इफ़ एंड देन का। ठीक है, डिडक्शंस के बाद हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो समरी हम बनाते हैं रिज़ल्ट्स की, उसके बाद हम इन्हें रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट्स। तो ये जो स्टेप्स थे ये इन्वॉल्व हैं एक बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए। होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई हो इस लेक्चर की। अगर ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चंस हैं। इसके बाद
इस टॉपिक के रिलेटेड। अच्छा, इसके बाद इसमें एक और जो टॉपिक है वो है कंट्रोल ग्रुप का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है, जो हमने अभी कवर किया है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ कंट्रोल ग्रुप। अच्छा, कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है कि साइंस में जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ना वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। मीन्स इनमें कंपैरिजन होता है, ठीक है, कंट्रास्ट कंट्रास्ट किया जाता है। इनमें एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। स्टूडेंट्स, हम ना इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के साथ हमें इसकी समझ आ जाएगी, एक कंट्रोल ग्रुप की और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मिसाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट्स। हमने इस पर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो इसमें हम एक कंट्रोल ग्रुप लेंगे, ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेंगे। कंट्रोल ग्रुप में हम क्या रखेंगे कि कंट्रास्ट होगा ना इनका, ठीक है, इनका जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें हम इस तरह कर लेंगे कि प्लांट्स विद फ्री कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लांट्स जो कि फ्री कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हैं। और एक्सपेरिमेंटल इसका जो ग्रुप आ जाएगा कंट्रास्ट के मौजने बरक्स इसके के प्लांट्स विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आ गया इसका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये था कंट्रोल ग्रुप और ये था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसमें कंट्रास्ट किया हमने कि प्लांट्स जिनको कार्बन डाइऑक्साइड हमने मुहैया किया और प्लांट्स जिनको हमने कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया नहीं की। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलेगा, इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से, कि वो प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करेंगे, वो प्लांट्स ज़िंदा रहेंगे जिनके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो कंट्रोल ग्रुप में यही था कि इनका मुआवजा किया जाएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड, बस यही है आई थिंक।